बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर का आगाज़ हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। हदीस का मफ़हूम ये है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिस शख्स ने लोगों का शुक्र अदा नहीं किया उसने खुदा का शुक्र नहीं किया। आज का हमारा टॉपिक है RLC सीरीज सर्किट। इस चैप्टर में हमने सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट को सिर्फ रजिस्टर से गुजारा, फिर उसके बाद सिर्फ कैपेसिटर से गुजारा, फिर हमने अल्टरनेटिंग करंट को सिर्फ इंडक्टर से गुजारा। उसके बाद फिर हमने रजिस्टर और कैपेसिटर को इकट्ठा कर दिया, हमारे पास RC सर्किट बन गया, उसमें से हमने अल्टरनेटिंग करंट को गुजार के देखा। फिर हमने रजिस्टर के साथ इंडक्टर को आपस में सीरीज़ में जोड़ दिया, तब हमने उसमें से अल्टरनेटिंग करंट को गुजारा और उसके बारे में स्टडी किया। और ये जो हम आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम रजिस्टर को, कैपेसिटर को और इंडक्टर को तीनों को आपस में हम कनेक्ट कर देंगे। और ये तीनों आपस में कनेक्ट किए गए हैं सीरीज सर्किट में, यानी आपस में ये सीरीज वे में कनेक्ट किए गए हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं RLC सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट क्या होता है? ऐसा सर्किट होता है जिसमें तमाम कंपोनेंट से फ्लो होने वाला करंट क्या होता है? सेम। तो रजिस्टर क्या चीज़ है, ये हम चैप्टर नंबर 13 में स्टडी कर चुके हैं। ऐसा मटेरियल, ऐसी वायर जिसमें से जब करंट फ्लो करता है तो एटम्स की चार्ज पार्टिकल के साथ कोलिजन्स होती हैं। तो ऐसी चीज़ जिसके अंदर एटम्स मूविंग चार्जेस को या फ्लो करने वाले चार्जेस को कोलिजन्स ऑफर करते हैं, वो वाला मटेरियल एक रजिस्टर होता है। इसी को हमने यहाँ पे लिखा है। इसके बाद इंडक्टर क्या है? इंडक्टर एक कॉइल होती है जिसमें जब फ्लक्स चेंज किया जाता है उसके अंदर EMF इंड्यूस हो जाती है, इसलिए हम इसको इंडक्टर कहते हैं। कैपेसिटर क्या चीज़ है? एक ऐसी डिवाइस है जिसमें चार्ज स्टोर हो सकता है, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो सकती है, इसको हमने स्टडी कर लिया है। यहाँ पे ये तीनों कंपोनेंट्स होंगे। रजिस्टर होगा जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है? कैपिटल R। और हमारे पास एक इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस होगी कैपिटल L। और एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस हमारे पास होगी कैपिटल C। हम इन तीनों को सीरीज़ में जो है वो कनेक्ट करेंगे। तो आप देखिए कि किस तरह हमने इनको कनेक्ट किया है। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सर्किट डायग्राम। जैसा कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, सबसे पहले आपने सर्किट डायग्राम बनानी है। सर्किट डायग्राम से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं आपने जोड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पे आर्टिकल के नाम को देखिए, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। यहाँ पे मैंने रजिस्टर को सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया इंडक्टर के साथ, और इंडक्टर को सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया मैंने कैपेसिटर के साथ। तो ये तीनों आपस में सीरीज़ में जोड़े हुए हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं RLC सीरीज सर्किट। अब तीनों को जब हमने सीरीज़ में जोड़ दिया, क्योंकि हमने स्टडी करना है कि अल्टरनेटिंग करंट जब इसमें से गुजरेगा तो इसका क्या बिहेवियर होगा, क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, क्या क्या खूबियाँ इसके अंदर आएंगी, किस तरह करंट बढ़ेगा, व्हाटएवर, सारा कुछ हमने इसमें स्टडी करना है। तो ये हम इन तीनों चीज़ों को जोड़ देंगे किसके साथ? अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। ये होता है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। इसके साथ मैंने ऐसे एरो लगाया हुआ है। जो एरो है ये रिप्रेजेंट करता है कि इस अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ तो मैंने रजिस्टर का, कैपेसिटर का, इंडक्टर का सिंबल बनाया है। हम इसी चीज़ को एक्सपेरिमेंटली भी परफॉर्म करके देखेंगे। तो मैं आपको ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं जनरेटर, इसको फ्रीक्वेंसी जनरेटर कहते हैं, या सिंपल अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या कर सकते हैं? चेंज। मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह का होता है। ये आप देख सकते हैं, ये जो मैं आपको एक मशीन दिखा रहा हूँ, तो ये अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है। इसकी हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये एक नाब लगी हुई है, इस नाब को आप लोग घुमा के इसकी फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो मेरे पास लैब में अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर मौजूद है, इसकी फ्रीक्वेंसी हम 0 हर्ट्ज़ से लेकर 20 लाख हर्ट्ज़ तक वेरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपको सिंबल दिख रहा है, ये अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का है, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या कर सकते हैं? हम कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। जो मेरे पास मौजूद है इसकी फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज़ से लेकर 20 लाख हर्ट्ज़ तक चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में इसके अलावा भी अवेलेबल होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 0 से लेकर 50 लाख तक चेंज हो सकती है। कईयों की फ्रीक्वेंसी 0 से लेकर 1 करोड़ तक चेंज हो सकती है। तो ये डिफरेंट वैल्यूज़ वाले अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर मार्केट में अवेलेबल होते हैं। हम इसको एक्सपेरिमेंटली भी पढ़ेंगे, जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इसको हम एक्सपेरिमेंटली भी देखेंगे इसी लेक्चर के एंड पे, या उसके लिए
इस वीडियो के बाद मैं एक अलग लेक्चर बना दूंगा। तो ये चीज़ें आपने देख ली आपस में सीरीज में जुड़ी हुई हैं। तो याद रख लो, जो सीरीज सर्किट होता है उसमें जो करंट होता है वो सेम है, ठीक है। जितना करंट इसमें से गुजरेगा उतना ही करंट इसमें से गुजरेगा, उतना ही करंट इसमें से गुजरेगा। पूरा जो सर्किट है, पूरे सर्किट में थ्रू आउट द सर्किट हर कंपोनेंट से जो करंट फ्लो करेगा वो सेम होगा, क्योंकि हमने ये 10th स्टैंडर्ड में और 13 चैप्टर में ये चीज़ स्टडी कर ली है। तो ये हमने सर्किट डायग्राम को देखा कि सर्किट डायग्राम में कौन कौन सी चीज़ें लगी हुई हैं, ठीक है। अब अगला सवाल है कि करंट किस में से ज़्यादा होगा। आंसर है हर कंपोनेंट में से करंट सेम होगा, क्योंकि ये एक सीरीज सर्किट है। अब यहाँ पे ये जो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर लगा है, इससे मिलने वाले वोल्टेज का नाम हमने रखा हुआ है VRMS। हम अल्टरनेटिंग करंट को स्टडी कर रहे हैं, तो आपको पता है अल्टरनेटिंग करंट के लिए हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर लगा हुआ है, इससे मिलने वाले जो वोल्टेज हैं जो RLC सीरीज़ को मिल रहे हैं वो है VRMS। इसे मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है इनको। और यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है वो है IRMS। अब जो वोल्टेज हैं, वोल्टेज जो है कुछ इसको मिलेंगे, कुछ इसको मिलेंगे और कुछ इसको मिलेंगे। आपको पता है सीरीज सर्किट में जो करंट होता है वो सेम होता है और वोल्टेज जो होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। अब इस रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा VR से, और इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा VL से। कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा VC से। तो अब कितने वोल्टेज ड्रॉप होंगे, इसका आंसर हमने ओहम्स लॉ से लिया। ओहम कहता है रजिस्टर के क्रॉस या किसी भी वायर या मटेरियल के क्रॉस ड्रॉप होने वाले जो वोल्टेज होते हैं वो करंट मल्टीप्लाई बाई उस चीज़ की रेजिस्टेंस उसके इक्वल होते हैं। तो यहाँ से गुजरने वाला करंट कितना है IRMS, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है R, तो इसके क्रॉस ड्रॉप होने वाले वोल्टेज R मल्टीप्लाई बाई IRMS। अब ये इंडक्टर है, इंडक्टर के क्रॉस ड्रॉप होने वाले वोल्टेज ओहम लॉ के मुताबिक IRMS यानी करंट मल्टीप्लाई बाई इंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है। तो AC के लिए इंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं XL से। अब इसके बाद कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं ओहम्स लॉ के मुताबिक ये बराबर होंगे IRMS मल्टीप्लाई बाई कैपेसिटर की रिएक्टेंस, वो है XC। तो ये मैंने तीनों के क्रॉस ड्रॉप होने वाले वोल्टेज के नाम लिख दिए और कितने कितने ड्रॉप होते हैं मैंने ओहम्स लॉ के मुताबिक यहाँ पे लिख दिया। तो बेटा जैसा कि आप पिछले आर्टिकल में स्टडी करके आए हैं उसी तरह हमारा पहला स्टेप सर्किट डायग्राम होता है, नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में क्या किया जाता है, फेजर डायग्राम में आपको पता है हमने चैप्टर नंबर 16 के स्टार्ट में पढ़ा है कि अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे लिए इनको जमा करना या इनके बारे में जानकारी हासिल करना बहुत ही आसान रहता है। तो ये चीज़ आप शुरू में पढ़ के आए हैं। ये जो रजिस्टर है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो जिधर उसका फेज़र बनता है करंट का फेज़र भी उसी डायरेक्शन में बनेगा, क्योंकि दोनों क्या होते हैं इन फेज। तो मैंने ये रजिस्टर के फेज़र बना दिए, रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप होने वाले वोल्टेज का फेज़र और रजिस्टर से गुजरने वाले करंट का फेज़र दोनों क्या होते हैं इन फेज। इनके दरमियान फेज डिफरेंस कितना होता है 0। फिर उसके बाद हमने इंडक्टर के बारे में स्टडी किया कि जो इंडक्टर होता है उसमें जो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज हैं वो लीड कर रहे होते हैं और करंट लैग कर रहा होता है। और मैंने इसका मेथड आपको समझाया हुआ है कि जब भी आपने इस तरह चेक करना हो लीड लैग का, तो आप एक एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाएंगे। तो ये मैंने एक एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाया, जिधर इसकी टेल आ जाए तो वो लीड लैग कर रहा है, जिधर इसका हेड आ जाए वो लीड कर रहा है। तो याद रख लो इंडक्टर में करंट लैग करता है और जो वोल्टेज हैं वो लीड करते हैं और 90 के एंगल से वोल्टेज लीड करते हैं। फिर हमने किसके फेज़र बनाने हैं, आंसर है कैपेसिटर के। तो बेटा आपने पढ़ा हुआ है कैपेसिटर में करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कैपेसिटर के लिए जो फेज़र डायग्राम बनाई उसमें मैंने करंट इधर बना दिया। आपको पता है जो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज हैं वो लैग करते हैं, तो मैंने करंट से पीछे वोल्टेज बना दिए। तो ये वाले कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज हैं और ये वाला कैपेसिटर से गुजरने वाला करंट है। अब एक और चीज़ याद रख लो, जब भी आपने ऐसे सर्किट बनाना है उसमें जो चीज़ सबके लिए सेम होगी उसको आप एज आ रेफरेंस लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये सीरीज सर्किट है, इसमें तीनों में से गुजरने वाली एक चीज़ सेम है। वो कौन सी चीज़ है जो तीनों के लिए सेम है, आंसर है वो है करंट।
तो तीनों कंपोनेंट्स या चारों में से इसमें से और इसमें से गुजरने वाला करंट सेम है, लिहाजा हम इसके लिए करंट को एज अ रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे और जिसको रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे उसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे बनाएंगे। तो मैंने इसके लिए करंट भी हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे बनाया, इसके लिए करंट हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे बनाया और इसके लिए भी जो करंट था वो हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे बनाया। इसमें वोल्टेज इसकी डायरेक्शन में बना दिए, इसमें वोल्टेज 90 लीड पे बना दिए, इसमें वोल्टेज 90 लैग पे बना दिए। करंट तीनों का मैंने आपको बताया कि जो चीज़ तीनों में कॉमन होगी उसका वेक्टर, उसका फेजर जो आपने बनाना है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे बनाना है। तो एक डायरेक्शन में बनाना है, ज़रूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टल बनाए, आप जिधर भी बना सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है कि आपने हॉरिजॉन्टल बनाना है, जिधर भी बनाया जा सकता है, ठीक है। मोस्टली या अच्छी प्रैक्टिस यही है कि जिस क्वांटिटी को आप रेफरेंस ले रहे हैं या जो क्वांटिटी सब में सेम है उसको आप जो है वो हॉरिजॉन्टल बना दें। तो इसको सबको मैंने हॉरिजॉन्टल बना दिया, आपकी बुक पे भी ऐसा बनाया हुआ है। लेकिन एक चीज़ याद रहे कि लीड और लैग जो चीज़ है वो उसी तरह रहनी चाहिए। इसमें दोनों इन फेज होते हैं तो उधर बनाना है, इसमें वोल्टेज लीड कर रहे हैं तो 90 के एंगल पे बनाओ, इसमें करंट लीड कर रहा है तो करंट को आगे बनाओ, वोल्टेज को इससे पीछे बनाओ। तो ये देखें, हेड इधर आ रहा है, ये लीड कर रहा है, ये लैग कर रहा है, हेड इधर आ रहा है, ये लीड कर रहा है, ये लैग कर रहा है, ये दोनों क्या है, इन फेज। तो ये मैंने फेजर डायग्राम बना दी अलग अलग हर कंपोनेंट की। उसके बाद बेटा हमने इन फेजर डायग्राम को कंबाइन करना होता है, जैसा कि पिछले लेक्चर में आप स्टडी करके आए हैं। अब इनको कंबाइन कैसे करेंगे, तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 फेजर है, ठीक है। अब इन सबको कंबाइन करके एक डायग्राम बना देंगे, कंबाइंड फेजर डायग्राम। तो अगला हमारा है कंबाइंड फेजर डायग्राम। कंबाइंड फेजर डायग्राम कैसे बनेगी, देखिए ये आपके पास करंट है, जितना करंट रजिस्टर का उतना करंट इंडक्टर का और उतना ही करंट जो होता है वो कैपेसिटर का होता है। तो तीनों में से गुजरने वाला करंट क्या होता है, सेम। तो यहाँ पे करंट करंट करंट, इन तीनों का करंट के लिए ये मैंने वेक्टर यहाँ पे बना दिया। ये जो आप देख रहे हैं ये करंट का वेक्टर है, यही करंट कैपेसिटर का है, यही करंट रजिस्टर का है, यही करंट इंडक्टर का है। यानी ये करंट भी ड्रा हो गया, समझ लें, ये करंट भी ड्रा हो गया, ये करंट भी ड्रा हो गया। तीनों आपस में क्या है, सेम। तो तीनों का मैंने एक ही वेक्टर हॉरिजॉन्टली बना दिया। अब ये क्या है, ये है वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। तो ये वोल्टेज VL जो है एज इट इज़ उठा के मैंने यहाँ पे बना दिया वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। ये वाला वेक्टर भी बना दिया। अब ये क्या है, ये है वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो ये वाले वोल्टेज मैंने उठा के ये करंट से लैग कर रहे थे, इसको उठा के यहाँ पे बना दिया। ये वाले वोल्टेज क्या है, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो ये मैंने तीनों फेजर डायग्राम जो थी तीनों को कंबाइन करके यहाँ पे कंबाइंड फेजर डायग्राम बना दी, ठीक है। तीनों के लिए करंट सेम था, करंट का एक ही बना दिया। इंडक्टर के वोल्टेज करंट से 90 लीड पे थे, ऐसे बना दिए। कैपेसिटर के वोल्टेज करंट से 90 लैग कर रहे थे, ऐसे बना दिए। ये तीनों की कंबाइंड फेजर डायग्राम बन गई। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, फॉर सीरीज सर्किट करंट इज सेम फॉर ईच कंपोनेंट। ये आप लोग जानते हैं कि सीरीज सर्किट में करंट जो होता है हर कंपोनेंट के लिए सेम होता है। अब अगला सवाल है, क्या वोल्टेज भी हर एक को सेम मिलते हैं? तो आंसर है मे और मे नॉट। वोल्टेज सेम हो भी सकते हैं, सेम नहीं भी हो सकते। इसको हम स्टडी करेंगे आगे जाके कि क्या हर कंपोनेंट को मिलने वाले वोल्टेज सेम होंगे या नहीं होंगे, क्या डिफरेंट होंगे। तो ये सेम हो भी सकते हैं वोल्टेज, डिफरेंट भी हो सकते हैं, इसको मैं स्टडी करवाऊंगा। लेकिन करंट पुत्र हर एक में से गुजरने वाला क्या होगा, सेम होगा। अब ये चीज़ मैंने आपको बता दी एक इन्फॉर्मेशन। फिर यहाँ पे ये वेक्टर कंबाइन हो गए, ये भी चीज़ आपको बता दी। अब इसके बारे में फर्दर स्टडी करने से पहले आप कुछ पॉइंट समझ लें। ये एक बेसिक चीज़ है कि आपके पास अगर कोई वेक्टर हो, फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए है जिसकी मैग्नीट्यूड है 20 और ये वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है। एक और हमारे पास वेक्टर है जिस वेक्टर का नाम है बी वेक्टर और इस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है 15 है और बिल्कुल वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर दो वेक्टर इस तरह अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएं तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो हम उस तरफ बनाएंगे जिधर बड़ा वेक्टर है। तो बड़ा वेक्टर किधर है, इस तरफ, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद। और इसका आंसर कितना आएगा, ये 20 है, ये कितना है 15, तो ये 20 इस तरफ है, ये 15 इस तरफ है। रिजल्टेंट वेक्टर 5 होगा वो इस तरफ होगा, तो ये दोनों का मैंने रिजल्टेंट बना दिया। अब एक और वेक्टर को आप देखिए, ये वेक्टर आपके पास ए है जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है आपके पास 4 और वो ये वेक्टर है और उसकी डायरेक्शन इस तरफ है। एक और आपके पास वेक्टर बी है जिसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 20 है जिसकी डायरेक्शन इस तरफ है।
तो देखिए ये वेक्टर 20 इस तरफ है, ये वेक्टर 4 इस तरफ है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो आप रिजल्टेंट वेक्टर बनाएंगे या दोनों को जब ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्ट ही होना है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन उसके अपोजिट है। जब इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर बनाएंगे वो बराबर होगा बड़ा वेक्टर माइनस क्या होगा, छोटा वेक्टर। तो b माइनस ए करेंगे, ये 20 है, ये कितना है 4 है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो 16 का होगा। तो वो वेक्टर किधर बनेगा, जिधर बड़ा वेक्टर है। ये देखें ये 20 है, 20 में से ये 4 इस तरफ कैंसिल हो गया, तो ये वेक्टर कितना बच गया, आंसर ये 16 बच जाएगा। तो यहाँ पे मैंने b माइनस ए को 16 के इक्वल बना दिया, ठीक है। तो ये b और a का रिजल्टेंट वेक्टर। तो क्या सबक हासिल किया आपने, जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो उनको जब आप ऐड करेंगे यानी या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा जो रिजल्टेंट वेक्टर है जिधर बड़ा वेक्टर है वो उसी तरफ बनेगा, और किसके इक्वल होगा, वो बड़ा वेक्टर माइनस छोटा वेक्टर उसके इक्वल होगा। यानी ये b है, ये a है, रिजल्टेंट वेक्टर b माइनस a होगा, और ये 20 है, ये 4 है, रिजल्टेंट वेक्टर 16 होगा। बड़ा वेक्टर इस तरफ है, रिजल्टेंट वेक्टर भी इसी तरफ बनेगा। अब यहाँ पे सेम यही क्वेश्चन है कि यहाँ पे मैंने वेक्टर बना दिए, VL का वेक्टर जो था मैंने वो बड़ा बना दिया, और जो VC का वेक्टर था उसको मैंने छोटा बना दिया। अब मुझे बताइए VL का वेक्टर ऊपर है, VC का वेक्टर नीचे है, तो रिजल्टेंट वेक्टर किधर बनेगा, मैंने आपको बताया जिधर बड़ा वेक्टर है उसी तरफ बनेगा। तो ये कितना है VL, ये कितना है VC, तो रिजल्टेंट वेक्टर किधर बनेगा, बड़े की तरफ, ऊपर को बना दिया। इसका रिजल्टेंट लिया तो ऊपर को बन गया। रिजल्टेंट वेक्टर किसके इक्वल होगा, VL माइनस क्या होगा VC, तो यहाँ पे मैंने रिजल्टेंट वेक्टर को लिख दिया VL माइनस VC। समझ लें ये इतना वेक्टर था, इसमें से ये मैंने माइनस कर दिया, तो ये इसको और इसको दोनों को मैंने जब ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया, मैं बार बार लफ्ज़ बोल रहा हूँ ऐड या सब्ट्रैक्ट, असल में ये दो अपोजिट वेक्टर को जब ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सब्ट्रैक्ट ही हो रहे होते हैं। तो इसको और इसको ऐड किया तो रिजल्टेंट वेक्टर इतना सा बन गया। तो इस वेक्टर का नाम क्या रखा, VL माइनस VC। अब ये करंट का वेक्टर था, ये एज इट इज़ यहाँ पे आ गया। ये वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर थे, ये एज इट इज़ यहाँ पे आ गए। ये और ये वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे ये मैंने बना दिया, ये रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास मिल गया। तो इसके अलावा भी क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमने VL वेक्टर को बड़ा रखा है, VC को छोटा रखा है, तो रिजल्टेंट इस तरह बनेगा। अगर VC वेक्टर बड़ा होता, VL वेक्टर छोटा होता तो रिजल्टेंट नीचे को बनता। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि कब कब कैसे कैसे होगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक मिसाल ले लेते हैं कि VL बड़ा है VC से, तो इस केस में ये बड़ा बनाएंगे, ये छोटा बनाएंगे, रिजल्टेंट इधर बनेगा। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि VC बड़ा हो तो मैंने VC को बड़ा बना दिया, VL वेक्टर को छोटा बना दिया। जब VL वेक्टर छोटा बनेगा VC बड़ा बनेगा, और ये जो करंट का वेक्टर है ये एज इट इज़ आ गया, VR का वेक्टर एज इट इज़ आ गया। अब इसका रिजल्टेंट किधर बनेगा, आंसर है इसका रिजल्टेंट नीचे को बनेगा। तो मैंने क्या किया, ये करंट का वेक्टर एज इट इज़ बना दिया IRMS, वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर का वेक्टर एज इट इज़ बना दिया। इन दोनों का जब मैंने रिजल्टेंट लिया तो रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास आ जाएगा VC माइनस क्या आ जाएगा VL। इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर मैंने ये वाला बना दिया जिसका नाम रखा VC माइनस VL। तो क्या सीखा आपने कि ये तीनों के जो फेजर थे उनको कंबाइन करके या ये डायग्राम बनेगी या ये डायग्राम बनेगी। अगर VL बड़ा है तो ये डायग्राम बनेगी, अगर कैपेसिटर के वोल्टेज बड़े हैं तो ये वाली डायग्राम बनेगी, अगर ये वाली बनेगी तो दोनों का रिजल्टेंट ऊपर को बनेगा, अगर ये वाली बनती है तो दोनों का रिजल्टेंट नीचे को बनेगा। अब करंट जो है चूँकि वो इस तरफ है और रजिस्टर के वोल्टेज इस तरफ है, तो वो दोनों करंट और रजिस्टर के वोल्टेज इसी तरफ हर जगह एक ही तरफ रहेंगे। बात समझ गए। अब ये मैंने फेजर डायग्राम के बारे में समझा, ये तो आपको याद रख लेना है। ये फेजर डायग्राम तब होती है जब इंडक्टर के वोल्टेज कैपेसिटर से ज़्यादा होते हैं, और ये वाली फेजर डायग्राम तब बनती है जब कैपेसिटर के वोल्टेज इंडक्टर से ज़्यादा होते हैं। बात समझ गए। तो ये बेटा स्टोरी थी। इसके बारे में फर्दर हम स्टडी करेंगे कि आखिर VL कब बड़ा होता है VC से, या VC कब बड़ा होता है VL से। ऐसे क्या हो कि VL बड़ा हो जाए VC से, या ऐसा क्या हो कि VC बड़ा हो जाए VL से। तो ये चीज़ हम फर्दर देखते हैं कि किस तरह है।
अब यहाँ पे दो क्वेश्चन करूँगा मैं कि इसमें जो VC है वो बड़ा क्यों है VL से, या VC जो बड़ा होता है VL से, कब क्या ऐसा हो कि VC जो वेक्टर वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर बड़े हों इंडक्टर से। दूसरा मेरा ये सवाल है कि ऐसा क्या हो कि इंडक्टर के क्रॉस होने वाले वोल्टेज कैपेसिटर के वोल्टेज से बड़े होंगे, यानी ये बड़ा कब होता है ये छोटा होता है, या फिर ये बड़ा कब होता है ये छोटा होता है। ऐसा क्या होता है कि ये बन जाता है, और ऐसा क्या होता है कि ये वाले वोल्टेज इससे बड़े होते हैं। इस चीज़ को हम देखते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो हमने इसी वोल्टेज से पूछा कैपेसिटर के कि तुम किस पे डिपेंड करते हो, तुम्हें ऐसा क्या मिला है कि तुम इससे बढ़ गए। तो जब मैंने वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर उससे पूछा तुम किस पे डिपेंड करते हो, तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर डिपेंड करते हैं IRMS मल्टीप्लाई बाई कैपेसिटर की रिएक्टेंस। इसी तरह मैंने इंडक्टर के वोल्टेज से पूछा तुम किस पे डिपेंड करते हो, उसने बोला मेरे अक्रॉस जो वोल्टेज हैं वो डिपेंड करते हैं IRMS मल्टीप्लाई बाई क्या है XL, यानी रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। तो ये कैपेसिटर के से गुजरने वाला करंट कितना है IRMS, इंडक्टर से गुजरने वाला करंट कितना है IRMS। तो कैपेसिटर से करंट भी वही गुजर रहा है क्योंकि सीरीज में है, इंडक्टर से करंट भी वही गुजर रहा है क्योंकि वो भी उसी के साथ सीरीज में है। तो जब दोनों सीरीज में है, जितना करंट कैपेसिटर का है उतना ही करंट इंडक्टर से गुजर रहा है। तो अब VC किस पे डिपेंड कर रहे हैं, आंसर है XC पे, और VL किस पे डिपेंड कर रहे हैं, आंसर है XL पे। VC डिपेंड करते हैं XC पे, VL डिपेंड करते हैं XL पे। क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं VC से बड़ा है या VL से बड़ा है, यानी ये बड़ा या ये बड़ा, दोनों में से बड़ा कौन होता है। तो जब दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है उसमें जो चीज़ कॉमन होती है उसको नहीं देखते। फॉर एग्जांपल दो लोग हैं, उनका मैंने कंपैरिजन करना है कि ये कैसे हैं। मैं कंपैरिजन करता हूँ उनकी हाइट के हवाले से, मैं कंपैरिजन करता हूँ उनके कलर के हवाले से, मैं कंपैरिजन करता हूँ कहाँ किस सिटी में रहते हैं, मैं उनके IQ लेवल का कंपैरिजन करता हूँ। तो जो चीज़ें उनकी कॉमन होती हैं तो उनको हम कंपेयर नहीं करते। फॉर एग्जांपल दोनों एक ही सिटी से बिलोंग करते हैं तो उसमें कंपेयर नहीं हम करेंगे कि इसका सिटी अच्छा है, क्योंकि दोनों का सिटी सेम है। अगर हम हाइट के हवाले से कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर दोनों की हाइट सेम है तो उसका डिस्कस नहीं करेंगे कि हाइट के हवाले से कौन बेहतर है, हाइट चूंकि दोनों की सेम है। तो यहाँ पे हम VC और VL को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, तो इसकी डिपेंडेंसी को देखा और इसकी डिपेंडेंसी को देखा, इसमें भी IRMS आ रहा था, इसमें भी IRMS आ रहा है, दोनों का करंट क्या होता है सेम। तो फिर जब करंट दोनों का सेम है तो करंट का यहाँ पे हम जो है कंपैरिजन नहीं करेंगे क्योंकि दोनों के लिए सेम है। अब VC किस पे डिपेंड कर रहा है XC पे, और VL किस पे डिपेंड कर रहा है XL पे। अब अगर VC बड़ा है यह तब बढ़ेगा जब XC बढ़ेगा, VL तब बढ़ेगा जब XL बढ़ेगा। बात समझ गए, VL की डिपेंडेंसी XL पे है, VC की डिपेंडेंसी XC पे है। अगर XC कम है तो ये भी कम है, अगर XL कम है तो ये भी कम है, अगर ये ज़्यादा है ये ज़्यादा है, अगर XL ज़्यादा है VL ज़्यादा है। वो मैंने पूछा XC तुम किस पे डिपेंड करते हो, आखिर XC जो बढ़ता है या कम होता है किस पे डिपेंड करता है। तो ये हमने प्रीवियस आर्टिकल में पढ़ा है बच्चों, जो XC बराबर है वो बराबर होता है 1/2 πfc। जो FC है हमारे पास यानी XC है वो डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी पे। हम लिख सकते हैं कि XC इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करते हैं अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की तो कैपेसिटर की रिएक्टेंस कम हो जाएगी। अगर हम अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं तो उसकी XC जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। दोनों आपस में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। बात समझ गए। तो हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के या कम करके XC को कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर XC कम ज़्यादा होगा तो यहाँ पर XC के कम ज़्यादा होने से VC भी कम ज़्यादा होंगे। यानी कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो सारे के सारे डिपेंड कर रहे हैं किस पर, कैपेसिटर की रिएक्टेंस पे। और इंडक्टर के पास आइए, इंडक्टर की क्रॉस वोल्टेज किस पे डिपेंड कर रहे हैं, XL पे। और XL आपने पढ़ा हुआ है ये बराबर होता है ओमेगा L, और ओमेगा बराबर होता है 2/f के मल्टीप्लाई बाई L। तो यहाँ से देखा जाए इंडक्टर की जो रिएक्टेंस है XL वो डिपेंड कर रही है किस पे, फ्रीक्वेंसी पे। इंडक्टर की रिएक्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। अगर फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाते हैं इंडक्टर की रिएक्टेंस बढ़ जाती है। अगर हम फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग जनरेटर की कम करते हैं तो इंडक्टर की रिएक्टेंस भी कम हो जाती है। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट मिला, कैपेसिटर के वोल्टेज XC पे डिपेंड कर रहे हैं, इंडक्टर के वोल्टेज XL पे डिपेंड कर रहे हैं। XC फ्रीक्वेंसी के साथ ही इन्वर्स है, XL फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
बात समझ गए। इसका मतलब अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, फ्रीक्वेंसी को अगर हम बढ़ाते हैं, XC कम हो जाएगा, जब XC कम हो जाएगा तो VC भी कम हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर XC को कम कर देंगे, XC को कम कर देंगे, VC को कम कर देंगे, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से जो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है वो कम होते जाएंगे। बात समझ गए। तो यहाँ से सबक मिला कि जो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज हैं वो क्या है, फ्रीक्वेंसी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बात समझ गए। अब यहाँ पे देखिए कि जो फ्रीक्वेंसी जब हम बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से XL बढ़ेगा, XL बढ़ने के VL बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे कैपेसिटर के वोल्टेज कम होना शुरू हो जाएंगे, अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो भी बढ़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, रिएक्टेंस कम होती है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ते हैं, इसकी रिएक्टेंस बढ़ती है। बात समझ गए। तो अब इनका चूंकि हम कंपैरिजन कर रहे थे कि VC ज़्यादा होना है या VL ज़्यादा होना है, VC ग्रेटर होता है VL से, कैसे ग्रेटर हो सकता है? तो सोच लो, अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है, मैंने यहाँ पे लिख दिया एट लो फ्रीक्वेंसी, आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है। सोचो अगर फ्रीक्वेंसी बहुत कम है तो ये वाली फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी, XC बहुत ज़्यादा होगी। जब XC बहुत ज़्यादा होगी VC बहुत ज़्यादा होगा। जब VC ज़्यादा होगा तो मैं लिखूंगा VC ग्रेटर देन VL। अब इस तरफ आइए, अगर फ्रीक्वेंसी हम बहुत ही ज़्यादा कर देते हैं, क्या बोला मैंने, फ्रीक्वेंसी को बहुत ही ज़्यादा कर दिया, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, XL बढ़ जाएगा, यानी फ्रीक्वेंसी जनरेटर की बहुत ज़्यादा कर दी, XL की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, XL की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो VL की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, VL ग्रेटर देन VC। तो आपसे पेपर में सवाल पूछ सकता है कि हमने फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा की हुई है, तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की हुई है तो XL बड़ा होगा या XC? आंसर है फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा की हुई है तो XL बड़ा होगा और XC कम होगा। फ्रीक्वेंसी बहुत कम की हुई है, फ्रीक्वेंसी अगर बहुत कम की हुई है तो फिर XC बड़ा होगा और XL फ्रीक्वेंसी कम की हुई है छोटा होगा। अब आप समझ गए होंगे कि ये वाले वोल्टेज बड़े हैं, ये छोटे हैं, क्यों? यहाँ पर ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, क्यों? तो बेटा अगर आपके पास दो चीज़ें हैं, अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है या बहुत हाई है, दरमियान की बात भी करूँगा, अभी मैं दो ही बातें कर रहा हूँ, बहुत हाई है या बहुत लो है। तो हाई और लो के दरमियान भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले इसको थोड़ा देखते हैं। अब आप समझ गए होंगे ये बड़ा क्यों है, ये छोटा क्यों है, ये बड़ा क्यों है, ये छोटा क्यों है। तो सोचो फ्रीक्वेंसी अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा है, दो बातें करूँगा, हाई फ्रीक्वेंसी और लो की। अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो बहुत फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो बेटा आपके पास XL ज़्यादा है, XL ज़्यादा, VL ज़्यादा है, तो मैंने VL बड़ा बना दिया। क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, XC उतना कम है, XC कम है, VC कम है, VC छोटा बना दिया। तो हाई फ्रीक्वेंसी पर VL बड़ा होता है, VC छोटा होता है। हाई फ्रीक्वेंसी पर XL बड़ा होता है, XC छोटा होता है, जिसकी वजह से VL बड़ा होता है, VC छोटा होता है। मैंने ये बना दिया। तो बेटा हाई फ्रीक्वेंसी पर इस तरह की डायग्राम बनेगी और जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका और इसका दोनों अपोजिट हैं। रिजल्टेंट वेक्टर किधर बनता है, जिधर बड़ा वेक्टर हो तो बड़ा वेक्टर किधर है, जिधर इंडक्टर के वोल्टेज है, तो फिर बेटा रिजल्टेंट वेक्टर इस तरह बनेगा। तो याद रख लो, हाई फ्रीक्वेंसी पर इस डायग्राम में ये बड़ा होगा और रिजल्टेंट वेक्टर इस तरह बनेगा। अब मुझे बताइए किसका वेक्टर कैंसिल हो चुका है, कौन सा वेक्टर खत्म हो चुका है? तो आंसर है सर ये जो कैपेसिटर के वेक्टर था जिसके वोल्टेज कैपेसिटर वाले नीचे को थे इस डायरेक्शन में, ये जो है ये खत्म हो चुके हैं। इसमें से सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिजल्टेंट इंडक्टर की तरफ बन गया है, जिधर इंडक्टर के वोल्टेज है। तो बेटा हाई फ्रीक्वेंसी पर ये जो RLC सीरीज सर्किट है ये बिहेवियर दिखाएगा RL सर्किट की तरह। इसको हमने क्यों बोला RL सर्किट की तरह? क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर की रिएक्टेंस ज़्यादा है, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज ज़्यादा है, दोनों का मिला के रिजल्टेंट वेक्टर इंडक्टर के वोल्टेज की तरफ बनता है, इसलिए एक वेक्टर इसमें कैंसिल हो गया है। तो लिहाजा हम इसको क्या बोलेंगे, इसमें सिर्फ कौन से बचे हैं, वो वेक्टर बचा है जो इंडक्टर की तरफ वोल्टेज की तरफ था, और ये वेक्टर बचा है जो रजिस्टर के वोल्टेज हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी पर
MCQs है, याद रख लो आपका RLC सीरीज सर्किट का जो बिहेवियर है वो RL बिहेवियर होता है, यानी RL सर्किट की तरह ये बिहेवियर दिखा रहा होता है, जो कि आप पहले स्टडी कर चुके हैं। इसका RL बिहेवियर क्यों कहा, क्योंकि ये वेक्टर बड़ा है, इसकी कैंसिलेशन हो चुकी है, रिजल्टेंट वेक्टर इस तरह बन चुका है। अब दूसरी सिचुएशन क्या है, आपके पास फ्रीक्वेंसी बहुत ही लो है। अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो सिनेरियो चेंज हो जाएगा, ये स्टोरी नहीं रहेगी, स्टोरी चेंज हो जाएगी बच्चों। अब हम लो फ्रीक्वेंसी को थोड़ा देखते हैं। फ्रीक्वेंसी अगर लो है तो फ्रीक्वेंसी कम है, XC ज्यादा है, XC ज्यादा है, VC ज्यादा है, तो VC मैंने बड़ा बना दिया। बात समझ गए। फ्रीक्वेंसी लो है, XL कम है, XL कम है, VL कम है, तो VL छोटा बना दिया। तो लो फ्रीक्वेंसी पर सिनेरियो इस तरह का बनेगा और इसमें रिजल्टेंट वेक्टर कैपेसिटर की तरफ, जिधर कैपेसिटर के वोल्टेज है उस तरफ रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा। तो लो फ्रीक्वेंसी पर RLC सीरीज सर्किट का बिहेवियर RC सर्किट जैसा होता है। तो आप समझ गए इसको RC सर्किट जैसा क्यों बोला, क्योंकि जो रिजल्टेंट वेक्टर था वो जिधर कैपेसिटर के वोल्टेज थे उस तरफ बना, इसलिए RC बोल दिया। और इसमें RL क्यों बोल दिया, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर इंडक्टर वाले वोल्टेज की तरफ है और उसका बिहेवियर या उसका इफेक्ट ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि ये सर्किट जो है RLC सीरीज सर्किट RL सर्किट की तरह बिहेवियर दिखाने लग जाता है। अब अपने कंसेप्ट को थोड़ा एक और तरह से देखिए, ये आपके सामने है, मैंने एरोस बनाए हैं, इसको देखो बेटा। अगर आप फ्रीक्वेंसी कम कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना जनरेटर है, जनरेटर से हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो मैंने जनरेटर की नाब घुमाई, आपके सामने लाइव दिखाऊंगा आपको बच्चों, हम उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर रहे हैं। बेटा अगर अल्टरनेटिंग करंट सोर्स की, ये जो अल्टरनेटिंग करंट का जनरेटर का सोर्स है, अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, XC बढ़ेगी। बात समझ गए, यानी कैपेसिटर की रिएक्टेंस बढ़ेगी, कैपेसिटर के वोल्टेज बढ़ेंगे। लेकिन जब फ्रीक्वेंसी लो की जाती है, XL चूँकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी लो हो जाती है, चूँकि VL इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी कम होते हैं। तो याद रख लो, जब फ्रीक्वेंसी कम करते हैं XC की वैल्यू बढ़ती है, VC की वैल्यू बढ़ती है, XL की वैल्यू कम होती है, जिसकी वजह से VL की वैल्यू भी कम होती है, एंड वाइस वर्सा। यहाँ पे देख लें, अगर हम अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे होते हैं तो बच्चों जो कैपेसिटर की रिएक्टेंस है, कैपेसिटर जो होता है वो क्या करेगा, अपनी रिएक्टेंस को कम करता जाएगा, कैपेसिटर की रुकावटें कम होती जाएंगी और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज हैं, आपको पता है वोल्टेज इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो भी कम होते जाएंगे। और उस वक्त जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, इंडक्टर की रिएक्टेंस जो होती है, इंडक्टर गुस्सा करता है, हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्टर को पसंद नहीं है। जितनी फ्रीक्वेंसी हाई करते जाओगे वो वाला अल्टरनेटिंग करंट उतना नापसंदीदा है, किसका, इंडक्टर का। तो हाई फ्रीक्वेंसी करने से जो इंडक्टर की रिएक्टेंस है बढ़ती जाएगी और इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप है वो भी बढ़ता जाएगा। बात समझ गए। तो लो फ्रीक्वेंसी है, उस पर लो फ्रीक्वेंसी पर कौन कम रुकावट पेश करता है, आंसर है फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी उतनी इंडक्टर की रुकावट कम होगी और फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी कैपेसिटर की रुकावट उतनी ज्यादा होगी। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो कैपेसिटर की रुकावट उतनी कम होगी, इंडक्टर की रुकावट उतनी ज़्यादा होगी। तो ये बेटा आपको याद रख लेना है। अगर मैं इसको ग्राफिकली ज़ाहिर करूं, फ्रीक्वेंसी इधर बना दी, इस तरफ मैंने कैपेसिटर की रिएक्टेंस बना दी, इधर फ्रीक्वेंसी बना दी, इंडक्टर की रिएक्टेंस बना दी। तो ये देखो फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर की रिएक्टेंस के साथ क्या है, इन्वर्स। तो ये देखें ग्राफ किधर जा रहा है, नीचे को और आगे को, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से कैपेसिटर की रिएक्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है। जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करेंगे कैपेसिटर की रिएक्टेंस कम होती जाएगी। ये आपके पास जो ग्राफ है हाइपरबोला बनेगा। फिर अगर हम देखें XL और F का ग्राफ बनाएं तो XL F के साथ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे इंडक्टर की रुकावट बढ़ती जाएगी और ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है। ग्राफ किधर जा रहा है, आगे को, और किधर जा रहा है, ऊपर को। आगे को जाने से मुराद फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ऊपर को जाने से मुराद इंडक्टर की रिएक्टेंस जो है वो बढ़ रही है। बात समझ गए। इसके बाद बेटा मैं इस ग्राफ को और इस ग्राफ को आपस में क्या करूँगा, कंबाइन। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की XL बना दी और ये वाली XL की या XC की भी यही XL है। तो ये बेटा ग्राफ किसका है, कैपेसिटर की रिएक्टेंस का और फ्रीक्वेंसी का।
जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे कैपेसिटर की रिएक्टेंस जो है वो उतनी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। ग्रीन वाला ग्राफ देखिए, कैपेसिटर की रिएक्टेंस कम होती जाएगी। ब्लू वाला ग्राफ देखिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, ग्राफ आगे जा रहा है ब्लू वाला, और किधर जा रहा है ऊपर को, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, इंडक्टर की रिएक्टेंस जो है वो बढ़ती जाएगी। तो ये दोनों के कंबाइन ग्राफ बना दिए मैंने। तो अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, उसको समझिए। अब एक स्टोरी समझिएगा, आपके पास अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है, हम उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं। क्या करें, हम उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं। तो ये मेरा हाथ जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ किया जा रहा है। तो जिस समय अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाती है उस वक्त एक्सएल की वैल्यू बढ़ रही होती है, एक्सएल की वैल्यू बढ़ रही है और जो एक्सी की वैल्यू उसकी कम हो रही है। इधर से अल्टरनेटिंग जनरेटर की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो सोचो इधर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा है तो एक्सएल की वैल्यू बढ़ रही है, एक्सी की वैल्यू कम हो रही है। तो मेरे दोनों हाथों को देखिए, ये हाथ किधर जा रहा है, एक हाथ ऊपर को जा रहा है, एक हाथ नीचे को जा रहा है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एक्सएल बढ़ता जा रहा है और एक्सी कम होता जा रहा है। फिर से देखिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, एक्सएल बढ़ता जा रहा है और एक्सी कम होता जा रहा है। अगर यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं, अब सोचिए फ्रीक्वेंसी को कम किया जा रहा है, जब फ्रीक्वेंसी कम की जाएगी तो बेटा एक्सएल की वैल्यू कम होती जाएगी, एक्सी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, एक्सएल की वैल्यू बढ़ती जाएगी, एक्सी की वैल्यू कम होती जाएगी। अगर फ्रीक्वेंसी वहाँ से हम कम कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी कम होने से एक्सएल की वैल्यू कम होती जाएगी, एक्सी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, ये बढ़ता है, ये कम होता है। अगर फ्रीक्वेंसी कम होती है, फ्रीक्वेंसी कम होने से ये कम होता है, ये बढ़ता है। तो इस तरह फ्रीक्वेंसी कम करते हैं या बढ़ाते हैं, एक बढ़ रहा है, कम हो रहा है। तो जब आप फ्रीक्वेंसी वहाँ से मिसाल के तौर पर इंक्रीज़ कर रहे हैं, इंक्रीज़ करते करते ये बढ़ता जा रहा है, ये कम होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इस वक्त ये दोनों क्या हैं, एक ही लेवल पे हैं। इस वक्त जो फ्रीक्वेंसी होगी उस फ्रीक्वेंसी पर क्या देखा आपने, जितनी वैल्यू एक्सएल की है उतनी वैल्यू क्या है, एक्सी की। तो ये वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी, इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, या इसको हम बोलेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। फिर से देखिए, यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं जिसकी वजह से एक्सएल बढ़ रहा है, एक्सएल बढ़ रहा है और एक्सी कम हो रहा है। फ्रीक्वेंसी के बढ़ाते बढ़ाते एक्सएल बढ़ता गया, एक्सी कम होता गया। इसी अमल के दौरान ये दोनों एक ऐसा पॉइंट आता है जिसपे बराबर होते हैं। उस वक्त जो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट बोला जाएगा, आरएलसी सीरीज सर्किट के लिए। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि हम वहां से फ्रीक्वेंसी को कम कर रहे हैं। जब फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो एक्सएल कम हो रहा है, एक्सी बढ़ रहा है। फ्रीक्वेंसी कम की, एक्सएल कम हो गया, एक्सी बढ़ गया, लेकिन दोनों की वैल्यू इस वक्त बराबर नहीं है, ये ज़्यादा है, ये कम है। फ्रीक्वेंसी और कम करो, ये और कम हो गया, ये और ज़्यादा हो गया। इस फ्रीक्वेंसी पर ये ज़्यादा है, ये कम है, दोनों बराबर नहीं है। फ्रीक्वेंसी और कम करो, मैंने और कम की, उस वक्त मैंने क्या देखा, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आई जिस फ्रीक्वेंसी पर ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। जिस वक्त एक्सएल और एक्सी बराबर होते हैं उस समय जो फ्रीक्वेंसी होती है उस फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द आरएलसी सीरीज सर्किट का नाम देंगे। तो उस फ्रीक्वेंसी पर अगर एक्सएल एक्सी बराबर है तो करंट तो यार इनके पहले ही सेम है। ऊपर से आपने ऐसी फ्रीक्वेंसी ढूंढ ली जिस पर एक्सी और एक्सएल क्या हो चुके हैं, बराबर। तो जब एक्सी और एक्सएल बराबर हो जाएंगे तो वीसी और वीएल बराबर हो जाएंगे। तो याद रख लो, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर एक्सी और एक्सएल की वैल्यू बराबर हो जाती है। तो अगर बराबर हो जाती है तो वीसी और वीएल की वैल्यू भी आपस में इक्वल हो जाती है। तो हमें पता करना है कि आखिर वो जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो कितनी फ्रीक्वेंसी है। ये बात तो हो गई, बहुत हाई कर देंगे तो फिर ये वाले वोल्टेज ज़्यादा होंगे, बहुत फ्रीक्वेंसी लो कर देंगे तो ये वाले ज़्यादा होंगे। तो फिर एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिस पर ना ये ज़्यादा होंगे ना ये ज़्यादा होंगे, जिस पर ना एक्सी ज़्यादा होगा ना एक्सएल ज़्यादा होगा, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो हम अब क्या करने जा रहे हैं, उस फ्रीक्वेंसी को ढूंढने जा रहे हैं जिस फ्रीक्वेंसी पर दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, आंसर दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं।